नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी, जो एक इलेक्ट्रो होम्योपैथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस चैनल का भी बहुत बहुत आभार। आज का हमारा विषय है डॉक्टर साहब, जैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की वैज्ञानिक समीक्षा। तो इस विषय में सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति क्या है और ये अन्य चिकित्सा पद्धतियों से किस तरह अलग है? जी, बहुत अच्छा सवाल है राजेश जी आपका, और सामयिक सवाल है, चूंकि देश में इस समय बहुत सी चिकित्सा पद्धतियां विद्यमान हैं और हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा लेकर के पिछले 1.5 वर्षों से इस चिकित्सा पद्धति के प्रचार प्रसार में संलग्न हैं। हमारा एक बहुत बड़ा समुदाय है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा क्षेत्र में, लगभग 5 लाख चिकित्सक पूरे देश में हैं। तो स्वाभाविक है कि हम इस स्ट्रगल में अपने आप को बेहतर कैसे खड़ा साबित कर सकते हैं, हम इसी पर आपसे चर्चा करेंगे। जहां तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विधि की बात है, तो ये विशुद्ध रूप से 115 पौधों से 38 औषधियों के बनाए गए औषधियों का जो प्रयोग किया जाता है हमारे पिछले 150 वर्षों से, हम इसी पर आधारित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अन्य चिकित्सा पद्धतियों के कंपैरिजन में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हमारी चिकित्सा पद्धतियां की जो औषधि है, ये पूर्ण रूप से हानिरहित है, कास्टलेस है, और कहीं भी इसका साइड इफेक्ट हमारे किसी भी रोगी पर पिछले 150 वर्षों में कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई है भारत सरकार के पास या चिकित्सा विभाग के पास कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा का कोई साइड इफेक्ट रहा हो, क्योंकि ये पूर्ण रूप से वनस्पतियों पर आधारित है। हम किसी अन्य सोर्स का इस्तेमाल अपनी औषधियों में नहीं करते हैं। कई लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात को लेकर कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति सेम है। देखिए, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति पुरानी चिकित्सा पद्धति है, और हमारे जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अन्वेषक थे डॉक्टर काउंट सीजे मैठी, ये पहले हैनीमैन जी के प्रशंसक थे और उनके साथ इन्होंने बहुत दिन तक काम किया। और जब इनको होम्योपैथी में कुछ विसंगतियां समझ में आई, तो इन्होंने फिर अलग हट करके केवल, चूंकि होम्योपैथी में पौधों के अतिरिक्त अन्य मिनरल्स भी हैं, तमाम एनिमल्स के भी उसमें जो उसके हम कह सकते हैं कि एनिमल्स के साल्ट भी वगैरह भी उसमें मिलाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के अन्य सोर्सेज भी होम्योपैथी में चिकित्सा में है। तो उससे हमारे काउंट सीजर मैटी जी को ये लगा कि नहीं, क्या हम केवल वनस्पतियों पर आधारित नहीं रह सकते इस चिकित्सा को अलग करके। तो उन्होंने इस पर शोध किया और सिर्फ वनस्पतियों का उपयोग किया। तो जहां तक होम्योपैथी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अंतर की बात है, तो पहला अंतर तो हम यही स्पष्ट कर दें कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी केवल और केवल 115 पौधों से 38 दवाओं की पर आधारित ही चलती है, और होम्योपैथी में पौधों के अतिरिक्त मिनरल्स भी हैं, तमाम एनिमल्स के साल्ट भी हैं, एनिमल्स के अर्क भी हैं, तमाम तरह के और कंपाउंड्स हैं, अनेक केमिकल कंपाउंड्स हैं। इस नाते हम ये मान के चलते हैं कि हमारे शरीर में, चूंकि जब प्रकृति ने मनुष्य का निर्माण किया इस पृथ्वी पर, तो हम ये मान के चलते हैं कि प्रकृति ने जीव और पौधों का आपस में एक सामंजस्य बनाया, एक इकोसिस्टम बनाया। उस इकोसिस्टम में जब हम अपने आप को हर्बल पर डिपेंड करते हैं, वनस्पतियों पर डिपेंड करते हैं, तो हमारे शरीर में एक स्वस्थता का परिचय दिखाई पड़ता है। लेकिन जब हम अन्य मिनरल्स में या किसी अन्य को औषधियों के रूप में लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर के वो पहले तो लाभ करता है, लेकिन बाद में उसका साइड इफेक्ट होता है। तो होम्योपैथी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में पहला अंतर यही है कि हम विशुद्ध पौधों पर आधारित हैं, और होम्योपैथी में पौधों के अतिरिक्त अन्य सोर्सेज भी हैं। दूसरा अंतर यह है कि हमारी जो औषधियां हैं, इसमें हमने 2 नाम दिए हैं, इलेक्ट्रो और होम्यो। हमारा जो इलेक्ट्रो शब्द है, ये शरीर में इन औषधियों के त्वरित गति से हमारे टिश्यू फ्लूइड में, साइटोप्लाज्म में, हमारे ईसीएफ में, आईसीएफ में, यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन और पोटेशियम आयन के साथ इनका आदान प्रदान होता है इन औषधियों का। क्योंकि ये औषधियां एंजाइम्स के रूप में हैं, और एंजाइम्स की क्रियाविध वही है जो वनस्पतियों के कोशिकाओं में पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं, उसकी प्रतिपूर्ति हमारे बॉडी में जिस तरह होती है। तो ये सोडियम आयन और पोटेशियम आयन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके हमारे विभिन्न टारगेट पर पहुंचते हैं। इस नाते हमने जो इलेक्ट्रो शब्द लिया, वो इलेक्ट्रॉन के गति से लिया, और जो होम्यो शब्द लिया, ये बॉडी, हम ये मान के चलते हैं, प्रकृति जब बच्चा पैदा करती है तो उसमें बच्चा होम्योस्टेसिस में होता है, और जब वो बाहर के वातावरण में आता है, विभिन्न प्रकार के पर्यावरण में आता है, फिर वो खाता है, पीता है, बड़ा होता है, तो अनेक प्रकार के पर्यावरण में और अनेक प्रकार की परिस्थितियों के समावेश से उसके अंदर के विभिन्न अंगों के होम्योस्टेटिस बिगड़ने लगते हैं। तब उन अंगों को या उन सिस्टम को हमको फिर पुनः होम्योस्टेटिस में या बॉडी के समस्थापन में लाने के लिए हमको औषधियों का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सिर्फ एक रोग है,
हम जो रोग की परिभाषा देते हैं कि एनी परसिस्टेंट चेंज इन द लिम्फ और ब्लड दैट इज कॉल्ड डिजीज, यानी हमारे लिम्फ या ब्लड में होने वाला कोई भी अस्थायी परिवर्तन रोग कहलाता है। रोग के कारण कोई भी हो सकते हैं, रोग के लक्षण अनेक हो सकते हैं, लेकिन रोग एक है। हमारे पास रोग की डिफिनीशन सिर्फ एक है और हम इसी डिफिनीशन पर अपने वनस्पतियों पर आधारित जो वनस्पतियों का अर्क हम निकालते हैं वो एंजाइम्स के रूप में हम प्राप्त करते हैं। और वही एंजाइम्स हमारे बॉडी में आकर के हमारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में जहां पर कोई काम कम हो रहा है तो उसको ज्यादा करने की प्रेरणा देती हैं, कोई काम कम हो ज्यादा हो रहा है तो उसको कम करने की प्रेरणा देती हैं। यानी कुल मिला के ये औषधियां हमारे किसी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में भाग ना लेकर के केवल उसको एज ए कैटलिस्ट मोटिवेट करती हैं और फिर वो ऑर्गन या वो सिस्टम आकर के एक स्टैंडर्ड लेवल पे स्टेबल कर जाता है और होम्योस्टेटिस में वो ऑर्गन और सिस्टम मेंटेन कर जाता है और हमारी बॉडी स्वस्थ हो जाती है। ये अंतर है होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। जी राजेश जी, ये जो औषधियां तैयार करी जाती हैं वो किस विधि से तैयार करी जाती हैं? इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो औषधियां तैयार की जाती है इसको हम कोहेवेशन विधि कहते हैं। कोहेवेशन विधि में हम क्या करते हैं कि हम जिस पौधे का हमको अर्क तैयार करना है उसके जिस पार्ट का कई पार्ट हैं, कभी हम पत्तियों का, फूलों का, तनों का, उसका एक हमारे फार्मेसी में अलग अलग डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे हम शॉर्ट में आपको बताते हैं कि मान लीजिए हमको गुड़हल के पत्तियों का अर्क बनाना है तो हम एक शीशे के जार को ले लेते हैं और उसमें हम अगर 1 लीटर डिस्टिल वाटर रखते हैं तो 1 लीटर का 10वां भाग हम उतने वजन की पत्तियां उसमें डाल देते हैं और नॉर्मल टेम्परेचर पे 38 टू 40 डिग्री टेम्परेचर पे 35 टू 40 डिग्री टेम्परेचर पे हम इसको छत पर धूप में, प्राकृतिक धूप में सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच में हम इसको रख देते हैं। और जब टेम्परेचर 40 डिग्री या 38 से एबव होने लगता है तो हम उस जार को वहां से हटा भी देते हैं। और इस तरह ये प्रक्रिया लगभग 15 दिन 20 दिन जब उसमें वो पत्ती पड़ी रहती है तो उस पत्ती का क्रम टूट जाता है, उसके टिश्यूज टूट जाते हैं, उसके जितने पत्ते हैं वो बिखर जाते हैं और उसका जो अर्क है वो उस डिस्टिल वाटर में नीचे बैठ जाता है। जब हमको लगे कि पत्ती अपने प्रारंभिक रूप से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ रही तो हम उसको छान के अलग कर देते हैं। फिर हम नई पत्तियां लेते हैं, जो नीचे का थिराया हुआ पार्ट होता है हम फिर उसमें फिर वही डाल देते हैं और ये प्रक्रिया हम लगभग 5 बार 6 बार करते हैं। अंतिम बार जब हम पत्ती को डालते हैं और वो 15 दिन या 20 दिन ज्यों की त्यों पड़ी रह जाए, उस पत्ती पर फिर हमको ये नहीं लगता कि इसमें कोई परिवर्तन हुआ, बल्कि हमको ये लगता है कि पत्ती पहले से और स्वस्थ नजर आ रही है, तो हम समझ जाते हैं कि हमारे इस पौधे का अर्क हमारा D1 में बन के तैयार हो गया है और उसी को हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन का D1 फॉर्म कहते हैं जो कोहेवेशन प्रोसेस में है। बाकी हम छान करके अलग कर देते हैं। ये हमारा एक शॉर्ट फार्मूला है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर, चूंकि एंजाइम्स की जो प्रक्रिया है वो 25 टू 40 डिग्री मैक्सिमम है, वैसे 38 तक जाते जाते एंजाइम्स अपने अधिकतम कार्य पर रहते हैं और उसके बाद उनका कार्य धीरे धीरे कम होने लगता है। इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फॉरेनहाइट जो है, इस पर ये स्वस्थ काम करती है। तो हम जो कोशिकाओं के स्वस्थ टेम्परेचर पर हम स्वस्थ काम कराने के लिए हम बॉडी को होम्योस्टेटिस को इन औषधियों के माध्यम से मेंटेन करते हैं। जी राजेश जी, अब आपने ये बात करी कि इन पत्तियों से एंजाइम्स प्राप्त करते हैं, तो जी इसके बारे में जानना चाहूंगा कि एंजाइम्स तो बहुत तरीके के हैं। जी जी ये एंजाइम कौन-कौन से एंजाइम होते हैं जिन्हें हम औषधि के रूप में ले सकते हैं? जी जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया और इस सवाल के पीछे पूरा देश मुझसे सवाल करता है। मैं बहुत अपने इस आपके चैनल के माध्यम से और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं सभी को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, पौधों में अनगिनत एंजाइम्स होते हैं कोशिकाओं में, चूंकि ये एंजाइम्स हमारी कोशिकाएं स्वनिर्मित करती हैं जब उनको आवश्यकता होती है। तो यानी हमारे कहने लगे कि हमारे ह्यूमन बॉडी की सेल्स और प्लांट की सेल्स एंजाइम्स को जिसको कहते हैं ऑटोनोमिक सिस्टम से वो इसको मेंटेन करती है। तो एंजाइम्स की संख्या तो बहुत होती है, लेकिन एंजाइम्स की एक जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो ये होती है कि ये आपस में प्रतिक्रिया नहीं करते। तो जब हम किसी पौधे का अर्क निकालते हैं तो उसमें सभी प्रकार के एंजाइम्स हमारे उस डिस्टिल वाटर में उतर आते हैं और हम उसको उसी रूप में विभिन्न पौधों के अर्क को आपस में मिला देते हैं। तो मान लीजिए कि हमको 2000 एंजाइम्स हमारे पास आ गए उस पौधे के द्वारा। हमने विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के सिस्टम थे, विभिन्न प्रकार के सिस्टम में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स को कैटालिस्ट करने की वहां जरूरत रही होगी, तो सारे के सारे एंजाइम्स इसमें आ गए। लेकिन जब हम इसको औषधि के रूप में शरीर में प्रवेश कराते हैं तो ये सारे के सारे एंजाइम्स एक साथ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। लेकिन चूंकि एंजाइम्स किसी अन्य एंजाइम से रिएक्ट नहीं करते, आपस में कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, जिस एंजाइम्स की जितनी आवश्यकता होती है, जहां पर जिस क्रिया को मोटिवेट करने के लिए जितने मिलीग्राम या जितने
परसेंटेज की आवश्यकता होती है वो उतने पे जाके कार्य करता है। शेष एंजाइम जो अन्य एंजाइम्स हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं वो जाकर के फीडबैक मैकेनिज्म होता है एंजाइम्स की एक प्रक्रिया, और हमारे होम्योस्टेटिस को मेंटेन करने की फीडबैक मैकेनिज्म एक प्रक्रिया होती है हमारे नर्वस सिस्टम में, वो फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा फिर सबसाइड कर लिए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक से अधिक एंजाइम्स हमारे शरीर में जाकर के कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। और चूंकि एंजाइम्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सो एंजाइम और एक होता है एंडो एंजाइम। जो एक्सो एंजाइम होते हैं ये हमारे विभिन्न अंगों के सिस्टम में कार्य करते हैं। जैसे पाचन क्रिया है तो पाचन क्रिया में वो एंजाइम्स उतर करके काम करते हैं, हमारे आहार नाल के अंदर काम करते हैं। श्वसन क्रिया है तो श्वसन क्रिया में जाकर के ये काम करते हैं। लेकिन जो एंडो एंजाइम्स हैं ये हमारे अंगों के अंदर नहीं उतरते, सिस्टम में नहीं उतरते, बल्कि ये कोशिकाओं के अंदर होते हैं। इस नाते इस प्रकार के एंजाइम्स को ना तो हम लैब में टेस्ट करके उसका कोई रिजल्ट पा सकते हैं, ना तो हम लैब में बना सकते हैं। हम एक्सो एंजाइम तो लैब में बना लेते हैं। देखिए ईस्ट की गोलियां मार्केट में आ गई हैं, विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में कई तरह के एंजाइम्स के नाम पे तमाम औषधियां भी आ गई हैं। लेकिन एंडो एंजाइम जो कोशिकाओं में निर्मित होते हैं, हम इसको अभी किसी भी दशा में ना तो किसी टेस्टिंग में पाते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों को जब लैब में टेस्ट कराया गया तो रिजल्ट आया कि इसमें कुछ नहीं है। और कुछ इसीलिए नहीं है क्योंकि ये एंडो एंजाइम्स है, तो एंडो एंजाइम्स का रिजल्ट हमको नहीं मिलता है। डिस्टिल वाटर ये है, डिस्टिल वाटर के अंदर ये टेस्ट ये बताता है कि अगर इनसे रोगी ठीक हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इसमें है। लेकिन जब टेस्टिंग होती तो कुछ नहीं मिलता है। वो इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि एंडो एंजाइम्स हैं, और एंडो एंजाइम्स केवल जीवित कोशिकाओं में ही प्राप्त होते हैं। हम जीवित कोशिकाओं के एंजाइम्स को लेकर के जीवित कोशिकाओं के एंजाइम्स तक उनको पहुंचाते हैं, टारगेट सेल तक पहुंचाते हैं, और जो एक्स्ट्रा एंजाइम बचते हैं वो सब सबसाइड कर जाते हैं। इसीलिए एंजाइम्स की प्रक्रिया हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां एंजाइम्स ही हैं, क्योंकि जो औषधि के गुण होने चाहिए हमारे शरीर में कार्य करने के, वही गुण एंजाइम्स के भी दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि एंजाइम्स का एक निश्चित पीएच मान होता है, उस पीएच मान से अगर हम ज्यादा हो गए या कम हो गए तो हमारे बॉडी पर उसका फर्क पड़ता है। इसीलिए हम खटाई का प्रयोग रोक देते हैं, क्योंकि खटाई से शरीर के पीएच मान की वैल्यू कम हो सकती है, तो हमारे सिस्टम में इस दवाओं का प्रयोग का असर बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ेगा। टेम्परेचर एक निश्चित होता है बॉडी के 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब उससे टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो हमको फीवर की अनुभूति होती है, तो हम बाहर से कंप्रेस करते हैं कि पहले बॉडी का टेम्परेचर हम मॉडरेट करें और उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाएं, तभी अन्य सिस्टम को हम कंट्रोल कर पाएंगे। उसी तरीके से एंजाइम्स आपस में प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। एंजाइम्स की अपने कार्य करने की एक की एंड जिसको कहते हैं लॉक एंड की सिस्टम है कि जैसे हम एक ताले में चाबी लगाते हैं और ताला हमारा खुल जाता है, उसके जो सॉकेट होते हैं उसी सॉकेट पे जाके वो फिट होता है, अन्य चाबियां उसमें नहीं फिट होती हैं। उसी तरीके से एंजाइम, जिस एंजाइम्स की जरूरत हमारे जिस पर्टिकुलर टिश्यू को है या पर्टिकुलर सेल को है, वही एंजाइम जाके वहां काम करते हैं। और इसका सबसे बड़ा स्वरूप इसीलिए है कि अगर ये एंजाइम्स ना होते, अगर ये औषधियां एंजाइम्स ना होती, तो अगर हम दवाएं ज्यादा दे देते या गलत दे देते तो इसका साइड इफेक्ट आना चाहिए था। मैंने अपने एक चैनल के इंटरव्यू में इस बात को दिखाया भी था कि मेरे पास जो 38 औषधियां, अगर मैं आपके सामने नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपका ये प्रयोग करके आपको दिखाऊंगा कि मैं 38 दवाओं का आपके सामने इसी चैनल पर प्रयोग कर लूंगा अपने शरीर पर, और फिर आपको 24 घंटे बाद आप मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं। मुझे उन दवाओं का अगर आवश्यकता शरीर में नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का डॉक्टर ही विशुद्ध रूप से कह सकता है कि मेरी दवाओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अन्य किसी चिकित्सा पद्धति का डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि वो अपनी दवा का स्वयं सेवन करके आपके सामने तब रोगी संतुष्ट करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई डॉक्टर रोगी आता है, कहता है डॉक्टर साहब आपकी दवा से लगता है कुछ हमको ऐसा फील हुआ, तो मैं उसकी कहता हूं दवा वापस दीजिए, और दवा उसके सामने लेकर के मैं खुद पी लेता हूं और कहता हूं देखिए अगर आपके शरीर पे इसका असर हुआ है तो मुझे तो कोई रोग नहीं, मुझे तो और ज्यादा इसका असर साइड इफेक्ट हो जाना चाहिए। रोगी को संतुष्ट मैं इस बात से करता हूं। और यही सत्य है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां अगर हम 38 औषधियां अपने शरीर पे सेवन कर लें और उसकी एक भी औषध की आवश्यकता हमारे किसी कोशिका को नहीं है तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये सबसे बड़ा हमारा एक कन्वर्जन है हमारे इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का और सबसे बड़ा लाभ है। और चूंकि ये पौधों से बनाई जाती हैं, हानि रहित हैं, सस्ती पड़ती हैं, बहुत सुलभ हैं, देश में पौधे उपलब्ध हैं, इस नाते हम ये मान के चलते हैं कि आने वाले समय में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बहुत ही कारगर अच्छी चिकित्सा पद्धति साबित होगी। और हमारे बहुत से साथी इसमें काम कर रहे हैं, अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। क्योंकि जो मैटी जी का समय था, मैटी जी ने 200 साल पहले इस चिकित्सा पद्धति की खोज की। उन्होंने इसको त्वरित गति से कार्य करने वाली चिकित्सा पद्धति बताई। और होम्यो शब्द की व्याख्या जब तक वो समझ पाते या कर पाते तब तक विज्ञान उतना प्रगति पे नहीं था। ठीक उस तरीके से आप मान लें जैसे मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई और वो कुछ चीजें उसमें रखना चाहते थे, नहीं रख पाए, और बाद में
उनकी उस आवर्त सारणी को वहीं रोक दिया गया और उसके 100 साल बाद उसके दौरान बहुत लंबा समय बीता और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेंडलीफ के उन्हीं बातों को समावेश करते हुए कुछ नए संशोधन, नए शोध किए गए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो मैटी जी ने एक हमको कोयले का भाप वाला इंजन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का बना के रखा था और हम लोग उसमें चढ़ते हुए नए नए डिब्बे हम उसमें जोड़ते चले गए। कुछ यात्री उसमें चढ़े, कुछ उतर गए, कुछ एक स्टेशन बाद उतर गए, लेकिन कुछ उसमें लगे रहे, तपते रहे, अपने आप को लगाए रखे। और लगभग पिछले 70 वर्षों से ये भारत में ही है और 70 वर्षों से भारत में, मैं तो 37 वर्ष इस चिकित्सा पद्धति में बिता चुका, आज 58 वर्ष का उम्र मेरी बीत चुकी। मैं 1983 से इस चिकित्सा पद्धति में आया और जब चिकित्सा पद्धति में आया तो मैं स्वयं भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में कंफ्यूज था, लेकिन मेरा संयोग था कि मेरे आदरणीय गुरु डॉक्टर रमाशंकर जी, जिनकी मैं तस्वीर आपको ये दिखा रहा हूँ, ये डॉक्टर रमाशंकर जी हैं, जो साधु के भेष में ही दिखाई पड़ते थे, लेकिन एक बहुत अच्छे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक माने गए थे, अपने जमाने के मील के पत्थर थे। और इनकी एक ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पर आधुनिक विचार ये इन्होंने मुझको अपनी हैंड राइटिंग में दिया था कि जब कभी तुम इस पर कुछ कार्य करना तो इसको अपने हिसाब से इसको संशोधित करके, इसमें शोध करके इसको आम जन सामान्य इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को समर्पित करना। तो मैंने इन्हीं के भावनाओं को, इन्हीं के विचारों को समर्पित करते हुए मैंने एक पुस्तक लिखी जो देश में बहुत लोकप्रिय हुई। लोगों ने मुझसे अनुरोध किया कि आप जो कुछ कह रहे हैं उसको पुस्तक में वर्णित कीजिए, तो मैंने इस पुस्तक को लिखा और लोगों ने इस पुस्तक की डिमांड की और ये पुस्तक लोगों तक पहुंच भी रही है। पोस्ट ऑफिस के जरिए मैं इसको उनके घरों तक पहुंचा भी रहा हूं। आपको जान के आश्चर्य होगा राजेश जी कि पिछले 17 अप्रैल 2020 से मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का रात में 10 बजे ऑनलाइन फ्री क्लास इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में, जो कुछ मैंने 37 वर्षों में अपना अनुभव किया है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की वैज्ञानिक समीक्षा के तौर पे और अपने रोगों के बारे में जो मेरे फार्मूले सेट हुए, जिनसे आमतौर से आपने देखा होगा, आप बहुत से चिकित्सकों से बात करते होंगे, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के भी संपर्क में आपके पास आते होंगे, लोग ये कहते हैं कि मैं ये फला रोग ठीक करता हूँ, ये रोग मेरे यहाँ ठीक होता है और मैं ये दवाएं देता हूँ और दवाओं को आपको दिखाते हैं उसका कंपोजिशन जो भी रहता हो, लेकिन वो ये नहीं बताते कि इसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाओं का औसत क्या है, रेशियो क्या है, या औसत ये कौन कौन सी दवाएं हैं। वो कहते हैं, मेरी बड़े बड़े विज्ञापन लगाते हैं कि मैं अपने यहाँ ल्यूकोडर्मा ठीक करता हूँ, स्कैबीज ठीक करता हूँ, कैंसर ठीक करता हूँ, डायरिया ठीक करता हूँ, लेकिन वो दवाएं नहीं बताते। लेकिन मेरा रिकॉर्ड है, आप मेरे फेसबुक पर जाएं या मेरे अन्य चैनल पर जाएं तो मैं एक एक रोग की चर्चा करने के बाद, उसके लक्षणों की चर्चा, उसके कारण की चर्चा के बाद फिर मैं दवाएं बताता हूं और दवाओं का डोज बताता हूं। मैं इसलिए बताता हूं कि केवल डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के प्रयोग करने से ये दवा साबित नहीं होगी। हमारे बताए गए फार्मूले पे जब देश के हजारों चिकित्सक उसका प्रयोग करेंगे और उनको लगेगा कि हाँ, ये फार्मूला वास्तव में इस रोग में काम कर रहा है और जो डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जिस तरीके का प्रिपरेशन बता रहे हैं, जिस तरीके का डोज बता रहे हैं, वो देने से रोगी को लाभ हो रहा है, तब वो प्रयोग हमारा सफल माना जाएगा। और यही विज्ञान के प्रयोग करने का तरीका है, यही प्रमाण है। मेरे पास देश के हजारों साथियों के फोन कॉल्स, फोन नंबर हैं जो निरंतर, अभी आपके टीवी इंटरव्यू के दौरान भी 2-3 फोन आए जिससे हमारा ये कार्यक्रम बीच में बाधित हुआ। तो इस तरीके से लोग हमसे फोन कॉल करते हैं, अपने रोगियों से वीडियो कॉल कराते हैं और मैं उनसे अपने वीडियो कॉल से, मैं रोगियों की बात को समझने के बाद, रोगी की शिकायत को कंसल्ट करने के बाद मैं उनको सलाह देता हूं, दवाएं बताता हूं, डोज बताता हूं और फिर वो अपने रोगियों पर प्रयोग करते हैं और 10 दिन 15 दिन बाद वो बताते हैं कि आपके फार्मूले से अद्भुत चमत्कार हुआ है और रोगी हमारा बहुत प्रसन्न है। और यही राजेश जी, यही एक प्रक्रिया है, व्यक्ति विशेष की इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नहीं है जब तक जन सामान्य और जन सामान्य के द्वारा इसको प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। हम कोई भी एक प्रयोग करें तो उस प्रयोग को अपने सभी साथियों को शेयर करें। मेरा यह मानना है कि, और मेरा मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसे हमारे पास कलकत्ता से, मुंबई से या कर्नाटक के किसी शहर से या हैदराबाद से कोई फोन करता है, कोई रोगी फोन करता है कि डॉक्टर साहब मैंने आपका यूट्यूब चैनल पे सुना और मैं इस रोग से पीड़ित हूँ, मुझे इलाज बताइए, तो मैं तुरंत उसके निकटवर्ती डॉक्टर को वो केस रेफर कर देता हूँ और मैं ये कहता हूं कि आप उस डॉक्टर के पास ये मेरा नंबर लीजिए और वहां जाइए और उनसे मेरी बात कराइए। फिर वो डॉक्टर मुझसे संपर्क करते हैं और उस रोगी को मैं दवा बताता हूं, फिर वो डॉक्टर उनकी चिकित्सा करता है। यानी मैं पूरे देश के रोगियों की चिकित्सा नहीं करता, मैं ये चाहता हूं कि मेरे माध्यम से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का हर डॉक्टर इतना विशेषज्ञ हो जाए कि वो स्वयं दवा को तलाशना शुरू कर दे और उसकी डोज देना शुरू कर दे, जिससे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रचार प्रसार हो। यही तो सरकार चाहती है, यही तो क्लिनिकल डाटा है कि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कितने रोगी ठीक करते हैं, किस किस तरह के रोग आते हैं, क्या डोज देते हैं, कितने दिन उसका रोग कितने दिन में ठीक करते हैं। तो यही तो सरकार डाटा ढूंढ रही है और हम इसी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस नाते मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों से ये अनुरोध करूंगा कि यदि उनका कोई रोगी है तो
तो मेरे बताए गए फार्मूलों पे चिकित्सा कार्य करें और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें। और जो रोगी हमसे संपर्क करते हैं तो मैं आपके अपने उस संबंधित रोगी के सबसे निकटवर्ती डॉक्टर को तलाश करके वहां जो मैं भेज रहा हूं, कृपया आप उसमें हमारा सहयोग करें कि उन रोगियों की आप सेवा करें। दवा आप अपने पास से दें, केवल मेरे फार्मूले और मेरे सुझाव आप ले लें, बाकी आप एक सक्षम चिकित्सक की तरह कार्य करें। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां सिर्फ 38 हैं। ये लोगों के दिमाग में आता है, अन्य चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सक भी चौंक जाते हैं और आम पब्लिक भी चौंक जाती है कि 38 दवाओं में ये एक पिटारे में ये 38 शीशियां रखे हुए हैं, कैसे रोगों का इलाज कर लेते हैं, कैसे ये सक्षम है। ये एक मुख्य बात है। दरअसल 38 औषधियां हमारी 38 सिस्टम की हैं। 38 सिस्टम का मतलब वो सिस्टम जो हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में भाग लेते हैं। हमने उस 38 सिस्टम को फिर 3 सब मेजर सिस्टम में डिवाइड किया। एक हमने वो सिस्टम बनाया जिसमें बॉडी के अंदर एनर्जी को इंक्रीज करने की या एनर्जी को इन्वॉल्व करने की क्षमता होती है। बाहर से एनर्जी को गेन किया और संबंधित कोशिकाओं को दे दिया, उसको हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में ले लिया, उनमें जितने ऑर्गन्स आते हैं। दूसरा सिस्टम हमने वो लिया कि बॉडी में हमारे जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं, हमारे खान पान के बाद, विभिन्न पदार्थों को लेने के बाद जो अपद्रव्य होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना भी जरूरी है, तो एक सिस्टम हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम ले लिया। और तीसरा सिस्टम ले लिया कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो या एक्सक्रीटरी सिस्टम गड़बड़ हो, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारा ब्रेन हमारे हर रोग में इन्वॉल्व रहता है। सपोज कीजिए कि हमारी उंगली कट जाए या हमको ठोकर लग जाए, हम किसी मीटिंग में बैठे हैं, किसी शादी ब्याह में बैठे हैं, फिर भी हमारा ध्यान हमारे उस रोग पर लगातार जाता है। उस रोग से ध्यान हटाने के लिए हमने एक थर्ड सिस्टम को ओरिजिनेट किया, जिसको हमने कहा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की दवाओं में हमने 6 दवाओं का कॉम्बिनेशन बनाया। डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 दवाएं और एक्सक्रीटरी सिस्टम में 3 दवाएं। और इन 3 दवाओं में, तीनों सिस्टम में हमारी 9 दवाएं कॉमन हो गई, यानी 9 दवाओं से ही हम लगभग शरीर के सारे सिस्टम को कवर कर लेते हैं। फिर रोगी की शिकायत के साथ, यानी हम ये तय कर लेते हैं कि रोगी की शिकायत में या तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ है, जिसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन आते हैं वो कहीं गड़बड़ हो रहे हैं, या एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन गड़बड़ हो रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो हमको कंपलसरी देना है हर रोग में। फिर जो एसेसरी ऑर्गन्स हैं, हो सकता है कि मान लीजिए उसने कहा कि हमको पेशाब में दिक्कत हो रही, जलन हो रही है, तो पेशाब में दिक्कत या जलन केवल यूरेथ्रा या यूरिनरी ब्लैडर में ही नहीं होगा, उसका संबंध किडनी से भी होगा, लीवर से भी होगा। तो हम फिर उसके एसेसरी ऑर्गन्स की कुछ मेडिसिन उसमें और ऐड करते हैं। और यही तरीका है, हमने अपनी बुक में ऑर्गन वाइज मेडिसिन का डिवाइडेशन भी दिया है। चिकित्सकों के कार्य करने के लिए इसमें हमने चार्ट भी दे रखे हैं और उससे लोगों को लाभ भी हुआ है। तो ये एक तरीका है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रयोग करने का। जहां तक अभी तक चिकित्सा कार्य करने की बात रही है, मैं एक बात और यहीं पे कह दूं कि हमारे पिछले कुछ इलेक्ट्रोहोम्योपैथ ने विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों से प्रभावित होकर के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में पॉजिटिव, नेगेटिव, डाइल्यूशन और टेम्परामेंट का एक स्थान क्रिएट कर दिया था, और वो स्थान बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। अभी जब से मैंने क्लास शुरू किया है और जब से मैंने ये कहा कि डाइल्यूशन को आप अलग हटा दीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग हटा दीजिए, टेम्परामेंट को अलग हटा दीजिए, केवल आप सिस्टम को ध्यान दीजिए, 38 दवाओं के 38 सिस्टम को ध्यान दीजिए। और दवाएं चूंकि D1, D2 और D3, जो D1 और D2 है, मैं आपको यहाँ एक बहुत वैज्ञानिक शब्दावली में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो हम पहला अर्क निकालते हैं वो D1 होता है, फिर हम उसको 1:9 के रेशियो में तोड़ के D2 मिलाते हैं, फिर 1:9 के रेशियो में तोड़ के D3 मिलाते हैं। जब D3 मिलाते हैं तो D3 का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी पावर होता है वो हमारे ब्लड के स्पेसिफिक ग्रेविटी पावर से मैच कर जाता है। जब दो समान प्रकार के स्पेसिफिक ग्रेविटी पावर आपस में मिलते हैं, तभी एंजाइम जाकर के हमारे बॉडी के टिश्यू फ्लूइड में सही काम करते हैं, क्योंकि ब्लड और लिम्फ के माध्यम से ये टिश्यू फ्लूइड तक पहुंचते हैं, साइटोप्लाज्म तक पहुंचते हैं। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि केवल आप D3 की औषधियों को यूज कीजिए। D3 की औषधियों से 5 ml हम लेते हैं और 450 ml के डिस्टिल वाटर में मिला करके उसको हिला के रख देते हैं, यानी 5 ml मेडिसिन और 445 ml डिस्टिल वाटर में जब हम मिला के रख देते हैं, फिर उसमें से हम 10 बूंद, 20 बूंद, 25 बूंद जब रोगी को हम देते हैं और 1 कप पानी में उसको हम पिलवाना शुरू करते हैं, तो वो दवा उसके बॉडी के जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उससे मैच करके तुरंत कार्य करती है। क्योंकि जो एंजाइम्स की हमारे टिश्यू फ्लूइड में काम करने की जो दर है वो 1/300 सेकंड प्रति मीटर है। तो जैसे ही हमारे जीभ पर या हमारे माउथ कैविटी पर पहुंचती है, तो इसका तुरंत का कार्य, जो इंस्टेंट रिजल्ट हम जिसकी बात करते हैं, ये इंस्टेंट रिजल्ट यही है कि तुरंत हमारे ईसीएफ में और आईसीएफ में सोडियम और पोटेशियम आयन के साथ तुरंत इन्वॉल्व हो जाता है और टारगेट सेल तक जहां इनको पहुंचना वहां ये पहुंच करके अपने काम को करके उसी 1/300 सेकंड में वापस भी आकर के हमको संदेश देते हैं कि हम वहां तक पहुंच गए, हमारा काम संपन्न हो रहा है और काम चल रहा है।
तो जो पॉजिटिव और निगेटिव की बात है, जैसे पॉजिटिव निगेटिव के अगर हम चक्कर में पड़ेंगे तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अब तक की जितनी प्रणाली रही है, या जिन लोगों ने जो भी अब तक कहा है, मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन मैं खुद नहीं समझ पाया कि हम बुखार को कब पॉजिटिव मानेंगे और बुखार को कब निगेटिव मानेंगे। हम डायरिया को कब पॉजिटिव मानेंगे और डायरिया को कब निगेटिव मानेंगे। हम कैंसर को कब पॉजिटिव मानेंगे और कब निगेटिव मानेंगे। और पॉजिटिव निगेटिव मान करके हम कितने डायल्यूशन अपनी डिस्पेंसरी में सजाएंगे। डायल्यूशन जब D3 के बाद ही हमारी दवाएं काम करना शुरू कर रही हैं, और काम करना शुरू ये अनिल श्रीवास्तव नहीं कह रहे हैं, ये पूरे देश के जो हमारे साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हजारों साथी, वो कह रहे हैं कि आपके फार्मूले पे हम जब 5 ml को 450 ml में कन्वर्ट करके रोगी को देते हैं तो इसका अद्भुत लाभ है। इसके पहले हम लोग जो प्रयोग कर रहे थे, मैं आपको तमाम, आप दिल्ली के हैं, दिल्ली में डॉक्टर बीना बोरा जी बैठी हुई हैं, डॉक्टर हिमांशु जी हैं, तमाम ऐसे डॉक्टर्स हैं जो ये कहते हैं कि सर मैं तो पहले अब दूसरे लोगों के सिद्धांतों पर कार्य करता, लेकिन आपके क्लास के बाद जब मैं आपके फार्मूले पर काम करने लगा तो मुझको इसका एक अद्भुत रिजल्ट मिल रहा है। तो निश्चित रूप से हम लोग डायल्यूशन और पॉजिटिव निगेटिव और टेम्परामेंट के भ्रम जाल से बाहर आ गए हैं। और देखिए, किसी भी चिकित्सा पद्धति को उलझा करके नहीं बताना चाहिए। हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक जो शुरुआती दौर के थे, मैं उनकी बात नहीं करता, आज तो हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बहुत अच्छे पढ़े लिखे स्कॉलर्स आ रहे हैं, BSc MSc PhD तक लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आ रहे हैं और सबका स्वागत है। तो हम चिकित्सा पद्धति को आम जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसको इतना क्लिष्ट या इसको इतना उलझा करके क्यों बनाते हैं। हम बहुत सीधे तौर पर हम ये बता दें कि D3 से आप प्रयोग करें। पॉजिटिव निगेटिव या डायल्यूशन के चक्कर में अगर आप पड़ेंगे तो कितने डायल्यूशन आप रखेंगे, कितने डायल्यूशन खरीद करके हम रखेंगे। और हम रोगी हमारे पास किसी रोग का आया तो कब हम उसको 1000वां डायल्यूशन देंगे, कब उसको हम 10वां डायल्यूशन देंगे, कब उसको 200वां डायल्यूशन देंगे। ये एक चिकित्सक भी उलझ जाता है। तो मैंने इस भ्रम जाल पर अपना शोध किया। मैंने कहा नहीं, ये डायल्यूशन का चक्कर समाप्त करना चाहिए। डायल्यूशन का कोई रिजल्ट अपेक्षित नहीं मिल पा रहा है, और इस पर प्रयोग करते करते डायल्यूशन होम्योपैथी वालों का एक प्रणाली थी, और होम्योपैथी की नकल करके हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को आगे नहीं बढ़ा सकते। इस नाते हमने सिर्फ D3 से प्रयोग करना शुरू किया, और रमाशंकर जी हमारे जो गुरु थे वो भी D3 से ही प्रयोग करते थे। पटना में सुदामा प्रसाद जी वो भी D3 से ही प्रयोग करते हैं, और देश के हजारों चिकित्सक D3 से ही प्रयोग करते हैं। तो मैं समझता हूं कि एक प्रायोगिक दौर चल रहा है, और इस प्रायोगिक दौर के अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आने वाले समय में इसके बेहतर परिणाम दिखाई भी पड़ेंगे। जी राजेश जी, बहुत अच्छे आपने सवाल किए, और मैंने थोड़ा सा आपके इस क्रम को तोड़ करके जवाब थोड़ा लंबा दिया। काउंसिलर मैटिस ने कोई बातचीत ही नहीं करी, और आपका ये कहना है शायद उस समय तक एंजाइम्स डिस्कवर ही नहीं हुए थे। एंजाइम्स तो 18वीं शताब्दी में आया, 1826 में ही इसका डिस्कवर हुआ था। लेकिन मैटी जी ने, चूंकि मैटी जी होम्योपैथी से प्रेरित थे और उनका वो प्रयोग का दौर चल ही रहा था, जब तक वो अपनी दवाओं पर और शोध करते तब तक वो हमारे बीच से चले गए। हम लोग उनकी बातों को समझ नहीं पाए, उन्होंने रिटर्न में कुछ रखा नहीं कि हम लोग उसको समझ सकते। केवल उनकी चिकित्सा पद्धति को हम लोगों ने अपनाया, कुछ उनके अनुयायियों के जो लिटरेचर मिले। अब ये नहीं समझ में आया कि अनुयायियों के लिटरेचर अपने थे कि उनके द्वारा बताए गए थे। इस नाते एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रही। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने एंजाइम्स को समझा नहीं था या बताया नहीं था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मैटी जी अपने समय तक उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और हमारे बीच से चले गए। उनके अनुयायियों ने या तो उनकी चीजों को गूढ़ समझा और उसके रहस्य को छिपा के रखा, और आज तक नहीं बताते रहे। जब हम लोग थोड़ा अपना दिमाग लगाए तो हम यहाँ तक पहुंच पाए। हमको ये लगता है कि कुछ लोगों ने इस पर अभी भी बहुत सी चीजों को छुपा के रखा है, जो बताना नहीं चाहते, चाहे वो हमारे पूर्ववर्ती इलेक्ट्रोहोम्योपैथ रहे हैं या हमारे और सीनियर रहे हैं, या जो जहां से पहले दवाइयां इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जर्मनी से बन के आती थी वहां के लोगों ने इसको छिपाया। या ये भी हो सकता है कि उस जमाने में होम्योपैथी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कंपटीशन चलता रहा हो, तो इस नाते कुछ व्यवधान लाया गया हो। ये तमाम चीजें हैं जिस पर कोई बहुत ज्यादा आलोचना या कमेंट्स नहीं की जा सकता। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि मैंने अपने 37 वर्ष के जीवन में जो प्रयोग किया, मैं वो लोगों को शेयर कर रहा हूं, और लोग उसका प्रयोग करें, उसके बेहतर परिणाम आ रहे हैं। मैं एक बात यहाँ पे और आपको कह दूं कि जैसे पॉजिटिव और निगेटिव की बात तो आप समझ गए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जहां तक डोज की बात है, हम क्रॉनिक और एक्यूट डिजीज दो प्रकार के हमारे रोगी आते हैं, त्वरित में और या तो पुराने रोगी। तो हम सिर्फ इतना करते हैं कि जो एक्यूट रोगी आता है नए रोग लेकर के, उसकी पीड़ा ज्यादा होती है, संवेदना ज्यादा होती है, तो वहां पे हम रोग की गंभीरता को देखते हुए हम डोज को थोड़ा बढ़ा के देते हैं। जैसे हमको मान लीजिए कि कोई रोगी पेट की दर्द से छटपटाता हुआ हमारे क्लिनिक पे आया, तो हम लोग उस समय, जब मैं रमाशंकर जी के संरक्षण में था, तो वो कहते थे, अनिल इसको मुट्ठी मुट्ठी भर दवा दो, क्योंकि पहले गोलियों में दवा बनती थी, आज तो डिस्टिल वाटर में बनाने का प्रचलन हो गया है। हम लोग 20 नंबर की गोलियों में दवा बनाते थे और फिर पंखे में उसको
सुखा करके आरएस उड़ा देते थे और केवल गोलियों में दवाएं ही रह जाती थी, उसको बोतलों में भर करके फिर उसको पानी में घोल करके रोगियों को देते थे। आज भी मैं ये करता हूं, मेरे पास दोनों तरह की दवाओं का प्रयोग है, मैं गोलियों में बनाता हूं और डिस्टिल वाटर में बनाता हूं, जैसे रोगी की आवश्यकता होती है। तो जब रोग की गंभीरता ज्यादा होती तो हम डोज उसको बढ़ा के देते हैं। अब उस डोज को बढ़ा के देने को पॉजिटिव माने या नेगेटिव माने, ये तो परिभाषा वही लोग बता सकते हैं। मेरा मानना सिर्फ इतना है कि यदि रोग बढ़ा हुआ है, रोगी छटपटा रहा है या रोग की गंभीरता ज्यादा आपको दिखाई पड़ रही है, तो एज ए फिजिशियन आपको अपने उस दवा की डोज को बढ़ा के देना है। और रोगी अगर क्रॉनिक आया है, रोग उसका 2 साल 3 साल पुराना है, वो दवा खाने का आदी हो चुका है, तो आप धीरे धीरे उसके डोज को 10 ड्रॉप 20 ड्रॉप 15 ड्रॉप से शुरू कीजिए, और जब आपको बेहतर रिजल्ट मिलने लगे तो आप एक स्थायी डोज पर उसको आ जाइए। और डोज कोई किताब या जैसे मैं कहूं कि मेरे डोज को आप सेट कर लें, ये संभव नहीं है। कारण उसका है कि डॉक्टर के सामने रोगी बैठा हुआ है, हर रोगी के शरीर की दशा अलग अलग होती है, उसका बॉडी वेट अलग होता है, उसकी एज अलग होती है, बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है। तो रोगी जिस डॉक्टर के सामने बैठा वो उसके शरीर की अनुपात में दवा का चयन स्वयं करेगा कि उसको 20 बूंद देना है कि 10 बूंद देना है कि 5 बूंद देना है। मैं कह दूं कि एक फिक्स डोज में बता दूं कि आपको डायरिया में 25-25 बूंद देना है, और अगर 1 साल का बच्चा आ गया तो भी आप उसको 25 बूंद ही देंगे, ऐसा नहीं है। फिर आपको उस बच्चे के उम्र के हिसाब से, उसके बॉडी वेट के हिसाब से आपको डोज 2 बूंद 3 बूंद 4 बूंद 5 बूंद करना पड़ेगा। यहीं पे थोड़ा सा विवेक, थोड़ा सा दिमाग हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फिजिशियंस को लगाना पड़ेगा। ये एक बहुत अहम बात है जो डोजोलॉजी की है। बाकी तो दवाएं सभी करते हैं, औषधियां वही होती हैं, केवल देने के तरीके बदल जाते हैं। इसकी दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट ही नहीं होता। जी ये मान के चलते हैं सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक की दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है, फिर तो ये कोई भी जी व्यक्ति ले सकता है। जी, आपकी आवाज कट रही है। मतलब इसको कोई भी व्यक्ति ले सकता है, ऐसा आप कह रहे हैं? स्वयं भी ले सकता है फिर वो। तो उस समय हमें चिकित्सक की जरूरत क्यों पड़ती है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक की दवा लेने के लिए भी हमें एक चिकित्सक की जरूरत है? फिर तो वो ये कहेंगे कि जी जी ये आम क्वेश्चन है। जी 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 जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और बहुत सामयिक सवाल है और लोगों का जनमानस का सवाल है। देखिए चिकित्सक, नहीं है जी जी, तो मैं इस्तेमाल कर। देखिए, जी जी, मैं आपकी बात समझ गया। देखिए हमारी 38 दवाएं जरूर हैं। 38 दवाओं में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी 5 इलेक्ट्रिसिटी है, और शेष हमारी 32 दवाएं हैं, और एक एक्स्ट्रा दवाई है हमारी एसवाई और स्लास भी है। आम व्यक्ति अगर ये सोचता है कि इसका साइड इफेक्ट नहीं, हम सारी दवाएं ले लें, ये एक व्यवहारिक बात आपने की। चिकित्सक की आवश्यकता डोज में, रोग को समझने में, सहायक अंगों तक जाने में। जैसे आप सभी 38 दवाओं को आप ले लें और वेट करें कि हमारा रोग सही हो, कब सही होगा। जैसे आपने मान लिए आप किसी डॉक्टर के पास नहीं गए और आपने 38 दवाओं का सेवन कर लिया, आपने सारी शीशियों से 5-5 बूंद पी लिया, और आप वेट करें कि हमारा, हमको लीवर में प्रॉब्लम देखें, लीवर हमारा कितने दिन में ठीक हो जाएगा, डॉक्टर साहब ने कहा था इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दवा काम करेगी, बिल्कुल आपने सही पकड़ा, दवा काम करेगी, अपने समय पर काम करेगी, लेकिन आपने कितना डोज लिया है, किस मात्रा में लिया है, आपके पास उसको डाइल्यूट करने का तरीका आपने क्या किया है, कितना पानी लिया है, ये आप बिना इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टर के संपर्क में गए, डॉक्टर आपको उतनी ही दवाइयां देगा, जिस सिस्टम में या जिस ऑर्गन में आपको जरूरत हो उतनी दवाइयों का चयन करेगा। यानी आप मल्टी कॉम्प्लेक्स करने से बच जाएंगे, और साइड इफेक्ट तो इसका नहीं होना है, लेकिन आपको जो संबंधित रोग है आप उसको, उसमें कितने दिन की अपेक्षा में आप उसका रिकवर कर पाएंगे, ये एक डॉक्टर से बेहतर आम आदमी कैसे समझ सकता है। उसको तो यही पढ़ाया जाता है कि हम किस रोग पर कितनी दवा का कितना डोज देंगे, हम कैसे रोग को जज करेंगे। रोगी को लग रहा है कि मेरा पेट में दर्द हो रहा, हो सकता है मेरा लीवर बढ़ा हो सकता है फिजिशियन को आपकी शिकायत में कुछ और अंग इन्वॉल्व लग रहे हो, वो उस हिसाब से दवा का डोज बनाएगा, किसी का डोज घटाएगा, किसी का बढ़ाएगा और आपको वो देगा। तो चिकित्सक की शरण में तो आपको जाना ही पड़ेगा। ऐसे होम्योपैथी में ही पहले होता था, मुझे अपने बचपन की याद आती है आपकी इस बात पर कि हमारे तमाम घरों में होम्योपैथी की डिब्बियां लोग रख लेते थे और नाम से कह लेते थे अरे ये दवा खा लो ये काम कर जाएगा। लेकिन उसके बाद जब नहीं ठीक होता तो डॉक्टर के पास जाते थे और कहते डॉक्टर मेरे घर में ये दवा थी, मैंने खाया था लेकिन कुछ लाभ नहीं मिला। तो डॉक्टर मुस्कुराता है, फिर बाद में दवा संशोधित करके दवा वही देता, लेकिन उसका डोज और मात्रा घटा करके देता था। वही स्थिति हमारे में है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयां वास्तव में हान रहित हैं। हान रहित इस बात में है कि अगर गलती से डॉक्टर ने आपको 3 शीशियां दी और ये कहा कि इसको सुबह दोपहर, इसको सुबह लीजिएगा, इसको शाम लीजिएगा, इसको रात में लीजिएगा, लेकिन अगर आपने तीनों शीशी भूल करके अदल बदल के पी लिया तो उसका नुकसान नहीं होना, वो अपने समय पे काम करेगी। इसका साइड इफेक्ट इस तौर से देखा जाए, इस तौर से ना देखा जाए कि हमको चिकित्सक की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। मेडिसिन में कुछ नहीं मिलता जी, तो सरकार ये कह सकती है या साइंटिस्ट ये कह सकते हैं कि ये प्लेसिबो इफेक्ट क्रिएट कर रही है।
जी या डॉक्टर जो है मेडिसिन ना देके सिर्फ डिस्टिल वाटर दे रहा है? जी क्वेश्चन से ये काफी कंफ्यूजिंग है यहाँ पर। जी जी आप आपका सवाल भी सही है और सामयिक दे रहा हूँ जी जी तो हो मैं अंदर एंजाइम्स हैं या नहीं है, ये क्वेश्चन जो है मैं कई इलेक्ट्रोहोमोपैथ चिकित्सक से पूछना चाह रहा था, लेकिन आपने काफी विस्तार से बताया, तो मैं जी तो मैं इसको फिर से क्लियर कर दूं। मैंने आपसे जैसा कहा कि ये एंडो एंजाइम्स हैं, मैंने अपनी बात में इस बात का जिक्र किया है कि हमारी इलेक्ट्रोहोमोपैथी की औषधियां एंडो एंजाइम्स हैं। एंडो एंजाइम्स को हम लैब में टेस्टिंग नहीं कर सकते, लैब में उसका रिजल्ट नहीं आ सकता। भारत सरकार अगर अपने एक्सपर्ट के समक्ष इस बात को कहती है कि ये केवल डिस्टिल वाटर देते हैं, तो मैं ये स्वीकार करता हूं कि हमारे इस डिस्टिल वाटर में, चूंकि हम उनको अपना दवा बनाने का प्रक्रम दिखाएंगे ना, और उनको अपने साथ ला करके उस लैब में जब दिखाएंगे कि हम दवा इस तरह बनाते हैं, तो बताइए जब हम इस पत्ती का अर्क लेते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ आया ना, पत्ती का जो उतर के आया वो आपके लैब में टेस्टिंग में नहीं आ रहा कि क्या उतर के आया। और वही क्या उतर के आया, अब आप एंजाइम्स की डिफिनेशन पढ़िए, एंजाइम्स की कार्यप्रणाली देख लीजिए, वो एंजाइम्स की कार्यप्रणाली और हमारे इस मेडिसिन कार्यप्रणाली मैच कर रही है। इस नाते हम इस बात पर कंफर्म है कि एंडो एंजाइम्स ही हैं जो हम पौधों के अर्क में लेते हैं, डिस्टिल वाटर में उतर के आता है। चूंकि एंडो एंजाइम्स को हम टेस्ट में नहीं ले पाते हैं, इस नाते वो अपने उसी डिस्टिल वाटर के एच आयन और ओ एच आयन के साथ जुड़ करके हमारे बॉडी में जाकर के हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया में करके, ये जिसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट के साथ जुड़ करके हमारे शरीर में ये काम करता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये कहा कि जो एंडो एंजाइम्स है वो आपके टेस्टिंग में नहीं आते, तो क्या, जी तो हमें ये कैसे मालूम चलेगा कि वो एंजाइम्स हैं ही उसमें प्रेजेंट? क्योंकि अगर एंडो एंजाइम्स होते हैं तो ये जी क्वेश्चन, क्योंकि जैसे अभी दर्शक हमारे सुनेंगे भी ये बात, तो कहेंगे जो जी जी में नहीं आ रही वो होती है, वो एग्जिस्ट करती है, तो उसका हमें कैसे मालूम चलेगा? या सिर्फ उसका उसका देखिए 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 जो जो लैब में हम टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं या लैब हमको उसका रिजल्ट नहीं बता रहा है, लेकिन हम साक्षात इस बात को दिखा रहे हैं ना कि हमने रोगी के कॉलरा पे ये रोक दिया, हमने ये दवा दी, रोगी को कॉलरा था, हमने ये दवा दी, हमारा वो डिस्टिल वाटर ही सही, हमारी वो गोलियां ही सही, हमने दिया, हमने कॉलरा को दूर किया। हम उसी दवा को आप लैब में टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि एंडो एंजाइम्स हैं जो हमारे डिस्टिल वाटर के रूप में इस दवा में आई और बॉडी में जाकर के इन्होंने इस सिस्टम को दुरुस्त किया। हम सिर्फ इतने बात का क्लेरिफिकेशन दे सकते हैं। अब सरकार के पास साधन है, सरकार बहुत बृहत है, हम लोग तो अभी बिल्कुल रॉ मटेरियल में है, एक तरीके से हम लोग रॉ हैंड हैं जिसको हम कह सकते हैं। तो हम ये मान के चलते, हम तो सरकार से अनुरोध करेंगे कि हम लोगों को और रिसर्च करने के अवसर दिए जाएं। हमारी पैथी को जन सामान्य ने मान्यता दे रखी है, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार ने हमको रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए आदेश दे रखा है, प्रैक्टिस करने के लिए दे रखा है, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है। हम ये चाहते हैं सरकार हमको अच्छे लैब में काम करने के लिए हमारे इसको और शोषित करे, हो सकता है हम इसको और बेहतर बना ले जाएं। हमारे पास तो संसाधन नहीं है। मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूं, मैं पौधों को तोड़ करके अपने छत पे बना करके उसका अर्क निकाल करके मैं रोगियों की सेवा कर रहा हूं, मेरे पास उतने साधन है भाई, मैं नहीं साधन संपन्न कर पाया हूं। और इलेक्ट्रोहोमोपैथी में हर डॉक्टर अभी शोध ही कर रहा है, रिसर्च ही कर रहा है और संसाधन से विहीन है। सरकार के पास बहुत से साधन है, वो अगर इस पैथी को अपनाती है और सस्ती और सुलभ चिकित्सा पद्धति है तो इसको और बढ़ावा दे, और बढ़ावा देगी तो इसके बेहतर परिणाम आएंगे। जहां तक एंडो एंजाइम्स को ये मानना कि इसमें नहीं कुछ मिल रहा तो ये कुछ है ही नहीं है, तो कुछ कैसे नहीं है, कुछ तो है जो काम कर रही है, और कुछ वही है कि ये एंडो एंजाइम, क्योंकि एंडो एंजाइम्स ही इस तरह का काम करते हैं जो बॉडी में जाके हमारी दवाएं काम करती हैं। मैं सिर्फ इसी एक बात पर अपने आप को कायम करता हूं कि एंडो एंजाइम्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे बॉडी में जाकर के उस रोग पर अपनी प्रॉपर्टीज से मैच करती है। अब ये सरकार का काम है, उनके विशेषज्ञों का काम है कि मेरी बात को कितना समझ सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है, भविष्य में आप जो इलेक्ट्रोहोमोपैथी का सबग्रुप है वो कैसा देखते हैं? भविष्य में मैं देख रहा हूं कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी का ही दिन है, क्योंकि ये हर्बल चिकित्सा प्रणाली है। आप देख रहे हैं कि इस बढ़ते हुए युग में विभिन्न प्रकार के अटैक हो रहे हैं, बैक्टीरिया के, वायरस के, एंजाइम्स के, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स के तमाम इफेक्ट आ रहे हैं, हार्मोन्स के भी इफेक्ट अब दिखने लगे हैं। थायराइड बढ़ रहा है लोगों का, तमाम तरह की मानसिक परेशानियां बढ़ रही हैं, एटमॉस्फेयर में तरह तरह के रेडियो एक्टिव रेज आ रही हैं, तमाम रेडियो एक्टिव के प्रयोग आप देख ही रहे हैं। अभी पिछले दिनों जो लहर देश में और पूरे विश्व में आई उससे भी आप वाकिफ हैं, नाम लेना कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मैं ये देख रहा हूं कि जब ये हर्बल चिकित्सा प्रणाली है, पौधों पर आधारित है, और हम अपने भोज्य पदार्थों में भी पौधों को ही लेते हैं, उसी का सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर की कोशिकाओं में शुद्ध रूप से अगर हम वनस्पतियों के औषध का प्रयोग करेंगे तो हमारा आने वाला समय बेहतर होगा, आने वाला कल भी इलेक्ट्रोहोमोपैथी के लिए जाना जाएगा। क्योंकि हम अन्य सोर्स का इस्तेमाल अपनी औषधियों में नहीं करते हैं, केवल वनस्पतियों पर है, और वनस्पतियों के इतने विशाल सोर्स हैं हमारे देश में,
हमारे हिमालय के पर्वतों के क्षेत्र में, हमारे बुंदेलखंड के जंगलों में, तमाम जगहों पर इसके बहुत सोर्स हैं। यानी कहने का मतलब कि हमारे देश में इसका भंडार है जिस पर हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि हमारी एक तरीके की अपने देश की स्वदेशी प्रणाली हम डेवलप कर रहे हैं, हर्बल चिकित्सा प्रणाली डेवलप कर रहे हैं। इस नाते आने वाले कल में हम इसको बेहतर समझते हैं, बेहतर मानते हैं, और हमें मान के चलते हैं कि आने वाला कल हमारा वास्तव में बहुत बेहतर होगा इस चिकित्सा प्रणाली के लिए, और लोग इसको स्वेच्छा से अपनाएंगे और पूरे खुले दिल से अपनाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और अपने अनुभव के आधार पर दी। सबसे बड़ी खुशी की बात हमें ये लगी। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका भी धन्यवाद देता हूं कि आपने कम से मुझे मौका दिया एक बार अपने से बातचीत करने का। हालांकि बहुत से टीवी चैनल ने मेरे इंटरव्यू लिए और देश में प्रसारित भी किया। मैं अपना भी टीवी चैनल एक लगातार जारी किए हूं, और एक वॉइस ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्यूब पर भी लोग हमारे क्लास को लोड कर देते हैं। आपने एक बहुत अच्छा मुहिम किया मेरे इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के एक कदम आप मेरे साथ जुड़े। मैं आपका और आपके चैनल के एडिटर का, आपके चीफ ब्यूरो का, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। फिर जुड़ेंगे आपके साथ किसी अन्य टॉपिक पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।